नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक इन्फो हब में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो एस्टिमेशन का चैप्टर नंबर 2 है। और वो चैप्टर क्या है दोस्तों? रेट एनालिसिस, वैल्यूएशन और मिसलेनियस। तो इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट 10 ईयर्स में एसएससी जेईई में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सभी क्वेश्चंस अपन ये वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है कि द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ पर डे पर मैसन शुड बी। की क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क फाउंडेशन में और प्लिंथ में एक दिन में एक मैसन का कितना आउटपुट आना चाहिए? सो आंसर इज 1.25 क्यूबिक मीटर, मतलब कि 1.25 क्यूबिक मीटर ऑन एन एवरेज एक मैसन को एक दिन में काम कर देना चाहिए। फाउंडेशन में और प्लिंथ का किसका? ब्रिक वर्क का। दोस्तों, बात करें अगर सुपर स्ट्रक्चर की तो जो सुपर स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सुपर स्ट्रक्चर में उसकी हाइट बढ़ जाती है तो उसमें जो आउटपुट आता है वो आता है 1 मीटर क्यूब का। सुपर स्ट्रक्चर में अगर अपन ब्रिक वर्क की बात करें तो आउटपुट रहता है कितना? 1 क्यूबिक मीटर का। अगर आरसीसी वर्क की अपन बात करें दोस्तों तो उसका आउटपुट आता है 3 मीटर क्यूब ऑन एंड एवरेज। 3 मीटर क्यूब ऑन एंड एवरेज। अगर अलावा अपन बात करें कि आर्चेज में जब अपन ब्रिक वर्क करते हैं तो वो थोड़ा टफ होता है क्योंकि वो कुछ इस तरीके का बनता है, तो आपको उसमें शेप में भी मेंटेन रखना पड़ता है। तो उसका जो आउटपुट होता है वो होता है अराउंड 0.55 मीटर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ I is the rate of interest expressed in decimal and n is the number of years, then coefficient of annual sinking fund factor IC। दोस्तों, ये y नहीं है, I हो जाएगा। ठीक है। इफ़ I is the rate of interest expressed in decimal and n is the number of years, then coefficient of annual sinking fund factor IC is, that is ऑप्शन नंबर बी। आई सी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? आई अपन 1 प्लस आई के पावर एन माइनस 1। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, इस फॉर्मूले को आप जरूर से याद रखना, ये फॉर्मूला अपने कई जगह आगे क्वेश्चंस पे काम आएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि ए वर्क कॉस्टिंग ₹20,000 इज टर्म एज। जो 20,000 का काम है उसको अपन किस तरीके से टर्म करेंगे? वो एक पैटी वर्क की तरह काम में आएगा। ध्यान देना दोस्तों, लेस देन और इक्वल टू 20,000 के जो काम होते हैं वो होते हैं आपके पैटी वर्क में। उसके बाद जो 20,000 से लेकर के 1 लाख तक के काम होते हैं, 20,000 से 1 लाख तक के काम होते हैं, वो होते हैं आपके माइनर वर्क में। ठीक है। और उसके बाद जब 1 लाख से ऊपर जाती है चीज़ें, 1 लाख से जब ऊपर होते हैं तो वो काम कौन से आते हैं? वो आते हैं आपके मेजर वर्क में। पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये वर्क कॉस्टिंग ₹20,000 इज टर्म्ड एज, दैट इज पैटी वर्क। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि द फॉलोइंग दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ वर्क एक्सक्लूडिंग देयर क्वांटिटीज अलोंग विद द करंट रेट्स। तो वो क्या होता है दोस्तों? एनालिसिस ऑफ रेट्स। आपका एनालिसिस ऑफ रेट्स में क्या रहता है कि आपका एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके सारे आइटम का डिस्क्रिप्शन रहता है, पर एक्सक्लूडिंग ऑफ देयर क्वांटिटीज। उसमें क्या क्वांटिटीज़ नहीं होती, पर आपका हर एक आइटम का, जैसे से फॉर एग्जांपल आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो उसमें आपकी फ्लोरिंग की रेट होगी कि इतनी फ्लोरिंग की रेट होती है पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, प्लास्टर की रेट पर स्क्वायर मीटर की ये होगी, आपकी पेंटिंग की रेट ये होगी, आपकी ब्रिक वर्क की रेट ये होगी। मतलब जितने भी आइटम्स हैं उनका एनालिसिस ऑफ रेट क्या है। ठीक है। मतलब उनकी पर आइटम की रेट क्या है, पर यूनिट रेट क्या है, वो सब चीज़ें आपके इसमें एनालिसिस ऑफ रेट्स में रहती है। पर एक्सक्लूडिंग देयर क्वांटिटीज़, उसमें क्वांटिटीज़ मेंशन नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि द करेक्ट प्रिज्मोइडल फार्मूला फॉर वॉल्यूम कैलकुलेशन इज। ध्यान देना दोस्तों, ये अपन ने शायद लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो करेक्ट प्रिज्मोइडल फार्मूला होता है वो क्या होता है? दैट इज d/3 फर्स्ट सेक्शनल एरिया प्लस लास्ट सेक्शन एरिया इंटू प्लस 4 इंटू इवन नंबर सेक्शन एरिया प्लस 2 इंटू ऑड नंबर सेक्शन एरिया। दैट इज प्रिज्मोइडल सेक्शन फार्मूला फॉर वॉल्यूम कैलकुलेशन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद आता है दोस्तों कि द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ विदाउट डिसमेंटल। अब इसमें पूछा है विदाउट डिसमेंटल। विदाउट डिसमेंटल इसने मेंशन किया है तो इट विल बी सॉल्वेज वैल्यू। अगर ये बोल देता कि विद डिसमेंटल मतलब आफ्टर डिसमेंटल, कि डिसमेंटल कर दिया अब उसकी वैल्यू क्या है, तो वो एक स्क्रैप बन जाएगा। तो वो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? दैट विल बी स्क्रैप वैल्यू। ठीक है। दोनों चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन में लिखा है विदाउट डिसमेंटल होगा देन दैट विल बी साल्वेज वैल्यू। अगर वो डिसमेंटल कर देता तो वो क्या बन जाएगा? स्क्रैप हो जाएगा। तो उस डिसमेंटल जो स्क्रैप है उसकी क्या वैल्यू होगी? दैट विल बी स्क्रैप वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी
ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ बेस्ड ऑन परचेज वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन, बेस्ड ऑन परचेज वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन एटसेट्रा इज नोन एज, दैट इज बुक वैल्यू। की एक प्रॉपर्टी की वैल्यू इसकी यूजफुल लाइफ के ड्यूरिंग ही बेस्ड ऑन परचेज वैल्यू की, कोई बिल्डिंग थी आपकी, आपने 10 लाख में खरीदी थी, अब उसका डेप्रिसिएशन कितना हो गया, उसकी परचेज वैल्यू, उन सब के बेसिस पे जो रेट फिक्स होती है वो क्या कहलाती है, आपकी बुक वैल्यू कहलाती है। नेक्स्ट दोस्तों की यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड द एनुअल डेप्रिसिएशन डी इज इक्वल टू, द एनुअल डेप्रिसिएशन डी इज इक्वल टू, दैट इज कि आपकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, उसमें से आप आपकी स्क्रैप वैल्यू माइनस कर लो, डिवाइडेड बाय लाइफ की, कितने साल की उसकी यूजफुल लाइफ रही है, कितने साल बाद वो डेप्रिशिएट या उसको अपन स्क्रैप में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन डी। तो उसका डेप्रिसिएशन डी का फॉर्मूला क्या होगा, आपका ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। नेक्स्ट है दोस्तों की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हु इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट, वो क्या होता है दोस्तों, दैट इज चीफ इंजीनियर। दोस्तों ये सीक्वेंस तो आपको पता ही होगी, सबसे पहले जूनियर इंजीनियर होता है, मैं यहाँ टेक्निकल लीड पर्सन की बात कर रहा हूँ, जूनियर इंजीनियर हो गया, फिर आपका एई असिस्टेंट इंजीनियर हो गया, फिर आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया, फिर आपका एसई हो गया सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, फिर आपका चीफ इंजीनियर हो गया। तो सबसे जो टेक्निकल आदमी की जो पोस्ट होती है वो होती है आपकी चीफ इंजीनियर। इसके बीच में आप भले ही आप लगा देते हो एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या एडिशनल सुपरिटेंडिंग इंजीनियर या एडिशनल चीफ इंजीनियर, वो एक अलग चीज़ है, पर मेन जो पोस्ट होती है वो यही पोस्ट होती है और यही सीक्वेंस होती है कि जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर। अब आप जैसे आप लोग ये वाला जो एग्ज़ाम पास कर लेंगे उसके बाद आप लोग क्या बन जाएंगे दोस्तों, यू विल बी जूनियर इंजीनियर, और उसके बाद आप लोगों को प्रमोशन होते होते एक दिन आप भी चीफ बन जाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट है कि इफ आर एंड टी आर राइज एंड ट्रेड ऑफ ए स्टेयर स्पैनिंग horizontally and steps are supported by the wall on the side and by stranger beam on the other side, the steps are designed as a beam of width। तो उस steps की width क्या होगी दोस्तों, that will be r square plus t square का अंडर रूट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जिसमें आपको क्या दे रखा है कि आर तो आपका राइज हो गया और टी आपका ट्रेड हो गया। नेक्स्ट है कि द वैल्यू ऑफ डिमोलिश्ड मटेरियल इज नोन एज, दोस्तों ये तो बता आपको बताया था, दैट विल बी स्क्रैप वैल्यू। क्यों, जब अगर वो आपका मटेरियल है, अगर वो आपका डिमोलिश हो गया तो वो आपका एक आपके स्क्रैप की तरह हो जाएगा, और स्क्रैप बन गया तो उस वैल्यू क्या कहलाएगी दोस्तों, दैट विल बी स्क्रैप वैल्यू। नेक्स्ट है कि द फॉर बिल्डिंग प्रोजेक्ट एस्टिमेट विच मेथड इज जनरली यूजिंग पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी मतलब हो गया दोस्तों पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, उसमें यूज़ करते हैं अपन सेंट्रल लाइन मेथड। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ ए सीमेंट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, मतलब जो सीमेंट कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो टोटल डेप्रिसिएशन होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर्स, वो कितना होता है, दैट इज 0%। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और 5 साल के बाद में अपन कितना परसेंटेज कंसिडर करते हैं डेप्रिसिएशन, 1%, किसमें, सीमेंट कॉन्क्रीट के स्ट्रक्चर्स में। नेक्स्ट दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स जनरली नॉट एप्लीकेबल टू दी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कौन सा टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता, दैट इज सेल्स टैक्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेल्स टैक्स क्या होता है दोस्तों, ये सेल्स टैक्स इज अ टैक्स पेड टू द गवर्निंग बॉडी फॉर द सेल्स ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विस, मतलब आप कुछ चीज़ें बेच रहे हो, खरीद रहे हो, उसी के ऊपर आप सेल्स टैक्स लगाओगे, हैंस इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन द एनालिसिस ऑफ रेट्स द प्रॉफिट फॉर द कॉन्ट्रैक्टर इज जनरली टेकन एज, जब भी अपन कोई दोस्तों कुछ अपन से फॉर एग्जांपल अपन कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि मान लो अपन को कोई कैनाल बनानी है, ठीक है, 10 किलोमीटर लेंथ की कैनाल है, अपन को कैनाल बना ली है और अपन को उसको किसी को टेंडर निकालना है, तो अपन उसमें सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं कि इसका हर एक आइटम कितना होगा, उसका बेड क्या होगा, इसका स्लोप की लाइनिंग क्या होगी, इसका जो पाथ होगा एलबीएल होगा, टीबीएल होगा, जैसा आपका लोअर बम लेवल हो गया, टॉप बम लेवल हो गया, तो वो सभी चीज़ें अपन कंसीडर करते हैं। और उसके बाद सबसे मेन में अपन क्या कंसीडर करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होता है, कि भाई अगले को अगर अपन काम दे रहे हैं तो उस कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट होगा तभी वो अगला काम करेगा, तो वो कितना होता है, दैट इज़ 10% अपन जनरली कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ वर्क बट देयर क्वांटिटीज़ आर नॉट मेंशन, ध्यान देना क्वांटिटीज़ मेंशन नहीं है पर आइटम सारे मेंशन है, टुगेदर विद देयर करंट रेट्स, अपने करंट रेट्स के साथ में, वो क्या होता है दोस्तों, दैट इज़
SOR जो हर एक डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग होती है। जैसे अगर अपन राजस्थान में काम कर रहे हैं तो राजस्थान में हो सकता है जयपुर की SOR अलग होगी, अजमेर की अलग होगी, जोधपुर की अलग होगी, अलग अलग डिपार्टमेंट की। हालांकि इतना ज़्यादा मार्जिन उनमें आता नहीं है। विद इन स्टेट अगर अपन बात करें तो बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं आएगा, पर तो भी जहाँ भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है तो वहाँ की SOR जो होती है वो एकदम अलग होती है। नेक्स्ट है कि व्हेन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस सर्टेन प्रॉफिट इज पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर देन सच ए कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड। मतलब अपन ने एक्चुअल कॉस्ट निकाल ली कि इतनी इतनी कॉस्ट आएगी लगभग, और उसके बाद अपन ने उसमें प्रॉफिट भी जोड़ लिया कॉन्ट्रैक्टर को, तो उस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है? उस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अपन क्या नाम देंगे? दैट इज ऑप्शन सी, कि एक कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो टर्म्ड एज कॉस्ट रीइंबर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अपन और क्या बोलते हैं? कॉस्ट रीइंबर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर ए कॉन्ट्रैक्टर इज पेड फॉर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस एडिशनल पेमेंट्स टू अलाउ फॉर ए प्रॉफिट। नेक्स्ट है दोस्तों कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द कंप्लीट लेबर एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। दोस्तों जब अपन कुछ भी काम शुरू करते हैं तो अपन देखते हैं कि इसकी ओवरऑल लेबर कॉस्ट क्या रहेगी, कितना परसेंटेज रहेगी। तो वो एक थंब रूल है कि इतने परसेंटेज अपन कैलकुलेट करके चलते हैं। तो इस केस में अपन क्या करते हैं, इस केस में अपन कैलकुलेट करके चलते हैं कि अराउंड 25% जो होगा इसके लेबर कॉस्ट होगा, बाकी 75% अपना मटेरियल कॉस्ट हो गया। से फॉर एग्जांपल 10 लाख का कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, 10 लाख का प्रोजेक्ट है, तो 10 लाख का जो 25% होगा इसका मतलब 2.5 लाख, ठीक है। तो 2.5 लाख एक लेबर रेट हो गई, और जो 7.5 लाख बचा वो आपकी मेटल रेट हो गई। तो आंसर इज 0.25 परसेंटेज है। परसेंटेज को जब आपने कन्वर्ट किया इसमें तो इट विल बी 0.25, ठीक है। ये जो दोस्तों मैं आपको शुरू से यही कह रहा हूँ कि एस्टिमेशन जो सब्जेक्ट है वो इसी चीज़ के लिए है कि आपको जब आपकी जॉब लग जाएगी, जब आप जेई बन जाएंगे, तो आपको जो सबसे ज़्यादा फिजिकल, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल जो अपीयरेंस देगा, प्रैक्टिकली जो चीज़ आपको एक्सप्लेन कर पाएगा वो एस्टिमेशन ही है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। सो इस क्वेश्चन, इस सब्जेक्ट को आप दोनों तरीके से सोच के पढ़ें, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जब आप फील्ड में उतरेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट क्या है कि कॉस्ट स्लोप ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट कर्व इज गिवन बाय, दैट इज क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस द क्रैश टाइम, दैट इज कॉस्ट स्लोप ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट कर्व। जैसे जो कॉस्ट स्लोप होता है उसको अपन डिनोट कर देते हैं किससे? सी क्रैश कॉस्ट माइनस सी एन नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टी एन नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी क्या है दोस्तों? कि एक्सकेवेट द फाउंडेशन, नहीं ये नहीं है। वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ कॉन्क्रीट मटेरियल, एकदम सही, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। दोस्तों डमी एक्टिविटी कौन सी होती है? कि डमी एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी विच नाइदर कंज्यूम्स टाइम नो रिसोर्सेज आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन। कि डमी एक्टिविटी कौन सी हुई दोस्तों? कि ऐसी एक्टिविटी जो ना ही तो टाइम कंज्यूम करती है, जिसको कंसीडर नहीं किया जाता टाइम कंज्यूम करने में, और ना ही रिसोर्सेज में। तो एक्सकेवेट द फाउंडेशन, उसमें आपको अगर रिसोर्स लगेगा, आपकी एक्सकेवेटर लगेगी, हो सकता है आपकी लेबर लगे। ले दी फाउंडेशन कॉन्क्रीट, आपकी जब आप कॉन्क्रीट को लेइंग करोगे फाउंडेशन में तो आपकी लेबर लगेगी, आपकी कॉन्क्रीट लगेगी। क्योर दी फाउंडेशन कॉन्क्रीट, इसमें भी आपकी लेबर लगेगी, आपका पानी लगेगा। पर वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ कॉन्क्रीट मटेरियल, इसमें तो ये हो रहा है कि बस वेट कर रहे हैं। तो ये ऐसी जो चीज़ें हैं ये आपकी ऑन दी स्पॉट होती है, और ऐसी चीज़ों को आप काउंट नहीं कर रहे हैं अपने, ना ही टाइम में ना ही रिसोर्सेज में। सो डमी एक्टिविटी कौन सी? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि द टाइम बाय विच द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द स्टार्ट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड, दैट इज फ्री फ्लोट। कि उसने क्या बताया कि ऐसा टाइम बाय विच की कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी कैन बी डिलेड, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ, कि आप जो एक्टिविटी का जो कंप्लीशन है वो डिले कर सकते हो विदाउट अफेक्टिंग द स्टार्ट सक्सीडिंग एक्टिविटी, ठीक है। सक्सीडिंग एक्टिविटी के स्टार्ट होने के बिना आप कंप्लीशन एक्टिविटी को डिले कर सकते हो, वो क्या कहलाता है? दैट इज फ्री फ्लोट। दोस्तों एक एक करके अपन डिस्कस कर लेते हैं बाकी सारी चीज़ें क्या क्या होती है। देखो, टोटल फ्लोट होता है कि टोटल फ्लोट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ टाइम एंड एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। टोटल फ्लोट क्या होता है? कि आपने अमाउंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड, कि आपने टोटल प्रोजेक्ट के टाइम को तो नहीं बढ़ाया, पर आपने एक एक्टिविटी के टाइम को बढ़ा दिया, तो हो सकता है अगली वाली एक्टिविटी को आपको कम करना पड़े, तो ओवरऑल टाइम इसमें नहीं बढ़ेगा,
ठीक है, विदाउट डिलिंग द ओवरऑल प्रोडक्टिव डायरेक्शन। फिर आता है आपका फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट में क्या होता है, ये फ्री फ्लोट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ टाइम दैट ए शेड्यूल एक्टिविटी कैन बी डिलेड। ठीक है, क्योंकि एक आपकी शेड्यूल एक्टिविटी थी 1 2 3, आपको हो सकता है 4 नंबर की एक्टिविटी को आपको डिले करना हो, तो ए शेड्यूल एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द अर्ली स्टार्ट डेट ऑफ एनी इमीडिएट सक्सीडिंग एक्टिविटी। कि आपको इस एक्टिविटी को डिले करने में या चालू करने में कोई डिले नहीं करना है, पर हो सकता है आपको इस एक्टिविटी को डिले करना हो, तो ये क्या हो गया आपका फ्री फ्लोट हो गया। फिर मिनिमम टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी डिले विदाउट अफेक्टिंग प्रीसीडिंग एज वेल एज सक्सीडिंग एक्टिविटीज नोन एज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को आप डिले कर सकते हो, ना ही तो उसके आगे की एक्टिविटी डिले होगी, ना ही उसकी आगे पीछे की एक्टिविटी डिले होगी। मतलब ना आपके 3rd नंबर की एक्टिविटी डिले होगी, ना 5th नंबर की एक्टिविटी डिले होगी, सिर्फ 4th नंबर की एक्टिविटी आपको डिले करनी है, वो आपकी क्या हो गई, इंडिपेंडेंट फ्लोट हो गया। और इंटरफेयरिंग फ्लोट क्या हो गया दोस्तों, कि दैट पार्ट ऑफ टोटल फ्लोट दैट विच अफेक्ट्स द सक्सीडिंग एक्टिविटी। इंटरफेयरिंग फ्लोट क्या हो गया दोस्तों, कि द पार्ट ऑफ द टोटल फ्लोट विच इफेक्ट्स द सक्सीडिंग एक्टिविटी, जो ओनली सक्सीडिंग एक्टिविटी को ही अफेक्ट करता है। पर यहाँ क्या बताया, विदाउट स्टार्टिंग ऑफ सक्सीडिंग आ गया, इसका मतलब आप ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट कर लो। टोटल फ्लोट में आपको पता ही है कि प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कभी भी डिले नहीं होता, बस इंटरनल उसमें कुछ चेंज रहता है। इंडिपेंडेंट में आप ना प्रीसीडिंग ना सक्सीडिंग आपकी डिले होती है। ठीक है, पर्टिकुलर वही एक्टिविटी डिले होगी। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है कि द इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन ड्राइंग्स इज कन्वेड टू द एस्टिमेटर थ्रू। ठीक है, दैट इज़ स्पेसिफिकेशंस। की अपन स्पेसिफिकेशंस कुछ एक देते थे दोस्तों, दे देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को कि ये सब चीज़ें डिज़ाइन में नहीं थी, पर ये स्पेसिफिकेशंस है, तो इन स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग काम करना है। नेक्स्ट है कि ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन यूजुअली अकाउंट्स फॉर। जो मैंने आपको वही एग्जांपल बता रहा हूँ कि से फॉर एग्जांपल आपका 10 लाख का घर है। ठीक है, 10 लाख का आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो या घर बना रहे हो, तो उसमें आप देखोगे कि अपन को लेबर कॉस्ट आपने निकाल ली 25% हो गई। फिर आप देखोगे कि इलेक्ट्रिफिकेशन का अराउंड कॉस्ट कितना आएगा, आपका सैनिटरी का कॉस्ट अराउंड कितना आएगा, तो वो सभी कॉस्ट आपको कुछ एक परसेंटेज में, एक थंब रूल है वो आप निकाल सकते हो। जैसे कि इलेक्ट्रिफिकेशन की अपन यहाँ बात कर रहे हैं, दैट विल बी अराउंड 8%, मतलब 8% टोटल 10 लाख का आप कैलकुलेट करके चल लेते हो कितना पैसा अपन को इलेक्ट्रिफिकेशन में खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, विच डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर द एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई और सैनिटरी। वाटर सप्लाई और सैनिटरी का कौन सा डिपार्टमेंट देखता है, वो है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, PHED जिसको अपन बोलते हैं, पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब और सेक्शनल डायमेंशन ऑफ कॉलम एंड बीम शुड बी। मतलब अब ध्यान देना, जब आप कॉलम या बीम की जब आप थिकनेस सेलेक्ट करोगे, ठीक है, या मेज़र करोगे, तो आपकी जो एक्यूरेसी वो कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर मतलब हो गया, मतलब ±5 mm की आप एक्यूरेसी कर सकते हो इन दी मेजरमेंट ऑफ द थिकनेस ऑफ बीम एंड कॉलम। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके से जब आपको एरिया कैलकुलेट करोगे तो उसकी एक्यूरेसी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, कितनी, 0.01 स्क्वायर मीटर। ठीक है, क्यूबिकल कंटेंट अगर आप कुछ मेज़र करोगे तो उसकी कितनी होनी चाहिए, दैट विल बी 0.01 मीटर क्यूब। और अगर आप कोई अदर डायमेंशन देखोगे दैट विल बी 1 सेंटीमीटर। अदर डायमेंशन में 1 सेंटीमीटर, और अगर स्लैब थिकनेस वगैरह देखते हो तो दैट शुड बी 0.5 सेंटीमीटर, ये उसका 5 mm नाम दे दो। ठीक है, एरिया में आपने दे दिया 0.01 स्क्वायर मीटर, क्यूबिक मीटर में आपने दे दिया 0.01 क्यूबिक मीटर, और अगर आपको अदर डायमेंशन देखते हो तो उसमें 1 सेंटीमीटर और 10 mm की दे सकते हो एक्यूरेसी। ठीक है, उसके बाद स्क्रैप वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी। स्क्रैप वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी में भी बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्क्रैप वैल्यू कैसे नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू कैसे नेगेटिव हो सकती है दोस्तों, मैं बताता हूँ कि आपने कोई 1 लाख की चीज़ खरीदी थी। ठीक है, अब उसको 10 साल हो गए, 10 साल बाद जो उसकी वैल्यू रह गई वो रह गई 10,000 रुपये। 10,000 रुपये जो वैल्यू रहेगी वो क्या रही आपकी, सॉल्वेज वैल्यू है। 10,000 रुपये उसकी क्या हो गई, सॉल्वेज वैल्यू। इसका सॉल्वेज वैल्यू मतलब कि आपने डिसमेंटल नहीं किया, उसके बाद आपने उस चीज़ को मान लो डिसमेंटल कर दिया,
ठीक है। डिसमेंटलिंग की कॉस्ट आई आपके 4,000 रुपये है। आपने 10,000 की चीज़ को, कि हो सकता है कि पुराना काम हो, पुरानी कंक्रीट जमी हुई हो, बहुत पुराना काम हो, तो आपने जब उसको, आपने उसमें मैन पावर ज़्यादा लग गई, तो पक्की कंक्रीट थी तो आपके उसमें लेबर ज़्यादा लगी तो कॉस्ट आ गई 4,000 रुपये। पर स्क्रैप होने के बाद में 10,000 की वैल्यू थी ओनली 3,000 रुपये। तो बताओ आप उसको डिसमेंटल करवाओगे? आप उसको डिसमेंटल करवाओगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि डिसमेंटल की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। डिसमेंटल करवाने की कॉस्ट 4,000 आ रही है, और डिसमेंटलिंग मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ रही है? वो 3,000 आ रही है सिर्फ। तो 3,000 माइनस 4,000 इज टू -1,000, तो वो माइनस में चला जाएगा आपका। तो बेटर होगा आप उसको डिसमेंटल ही ना करवाएं, क्योंकि आपको डिसमेंटलिंग के बाद में तो पैसे मिलेंगे 3,000, और डिसमेंटल करवाने के पैसे देने कितने पड़ेंगे? दैट विल बी 4,000। तो इस केस में क्या होगा? 3,000 माइनस 4,000, इट विल बी इन -1,000। तो जो कॉस्ट आपकी आएगी वो नेगेटिव में आ जाएगी। तो इसलिए जो स्क्रैप वैल्यू होती है आपकी, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव तो हो ही सकती है कि आपने मान लो 1,00,000 की चीज़ खरीदी, 10,000 या 20 की साल्वेज वैल्यू आ रही है। अब आपने इसको डिसमेंटलिंग कराने की कॉस्ट दी 500 रुपये, और स्क्रैप वैल्यू आ रही है आपकी 5,000 रुपये, तो ये प्लस में आ गई कॉस्ट। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन था दोस्तों, ये SSC JEE 2018 में पूछा गया था। ठीक है। उसके बाद अभी जितने भी क्वेश्चन अपन करेंगे वो सब क्वेश्चन पे लिखा होगा कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया था। कैलकुलेट द एनुअल डिप्रिसिएशन ऑफ ए मशीन हैविंग इनिशियल कॉस्ट ऑफ ₹10,000 ऑफ द स्क्रैप वैल्यू इज ₹1,000, यूजफुल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ ऑफ 30 ईयर्स। ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ द एसेट दे रखी है, स्क्रैप वैल्यू भी दे रखी है, और लाइफ भी दे रखी है, यूजफुल लाइफ। बस एनुअल डेप्रिसिएशन पूछा है। एनुअल डेप्रिसिएशन का अपन ने देखा था डी कैसे निकलेगा कि आपकी इनिशियल कॉस्ट वो कितनी हो गई आपकी 10,000, माइनस आपकी स्क्रैप वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज़ 1,000, डिवाइडेड बाय 30 ईयर्स से, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम आएगा वो ईयर्स में आएगा, ध्यान देना। यहाँ पर जो टाइम आएगा वो ईयर्स में आएगा, दैट विल बी 300। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 300, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये भी जो क्वेश्चन था दोस्तों SSC JEE 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग। दोस्तों अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आप इसको इजीली बता सकते हो कि कौन सा एरिया है जो कि प्लिंथ एरिया में काउंट नहीं करता है। वो है आपका एरिया ऑफ लॉफ्ट्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब मैं एक बार आपको और रिवाइज करवा देता हूँ कि कौन कौन सा एरिया है जो कि प्लिंथ एरिया में काउंट नहीं करते हैं। कौन सा हो गया आपका? एक तो एरिया ऑफ लॉफ्ट हो गया, एरिया ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर्स सच एज बैंड या कॉर्निस वगैरह जो होती है वो आपका सन ब्रेकर वाला एरिया होता है, आपका कैंटिलीवर पोर्च होता है, स्पाइरल स्टेयरकेस जब होती है, टेरेस एट फ्लोर 1 होती है, उसके अलावा एडिशनल फ्लोर होती है। तो ये सब भी चीज़ें हैं आपके इसमें काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि थ्रेडिंग इन द आयरन इज मेजर्ड इन, दैट इज इन सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ दी राइट आंसर। और थ्रेडिंग क्या होती है कि थ्रेडिंग आप समझते होंगे ना, जैसे गोल गोल से चूड़ियाँ होती है। ठीक है, ऐसे गोल गोल से चूड़ियाँ, तो उसको आप किस में मेजर करते हो? उसको आप सेंटीमीटर में मेजर करते हो। सो थ्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग स्क्रू थ्रेड जो आप बोलते हो। ठीक है, जिसको आप कई बार बोलते हो कि इसकी चूड़ी 2 है 3 है, इस तरह से कितने सेंटीमीटर कितनी थिकनेस की, वो सब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों कि कैलकुलेट द एनुअल परसेंटेज डेप्रिसिएशन ऑफ ए मशीन यूजिंग द कांस्टेंट परसेंटेज मेथड इफ परचेजिंग कॉस्ट इज ₹12,000, स्क्रैप वैल्यू इज 3,000 एंड लाइफ ऑफ द मशीन इज 8 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें आपको क्या निकालना है? एनुअल परसेंटेज डेप्रिसिएशन निकालना है। वही मेथड है, करना कुछ भी नहीं है। क्या करना पड़ेगा आपको एनुअल डिप्रिसिएशन निकालने के लिए 1 माइनस डिवाइडेड बाय स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय परचेज केस डिवाइडेड की पावर 1/n। ठीक है, इसमें आपकी स्क्रैप वैल्यू क्या हो जाएगी? ध्यान देना, 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? 3,000 डिवाइडेड बाय परचेज वैल्यू क्या है आपकी? 12,000 की पावर 1/8, इट विल बी 0.159। तो अराउंड ये आ जाएगा आपका 16%।
क्योंकि ये परसेंटेज में पूछा, एनुअल परसेंटेज अप्रिसिएशन। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। दोस्तों फॉर्मूला आप जरूर से याद रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द डीपीसी वर्क। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आपको देखते कर देना है। आंसर इज स्क्वायर मीटर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द अर्थ वर्क इन क्यूबिक मीटर फॉर अ कैनाल एम्बैंकमेंट ऑफ 100 मीटर लॉन्ग हैविंग क्रॉस सेक्शन एरियाज एट 2 sections आर 20 स्क्वायर मीटर एंड 80 स्क्वायर मीटर यूज ट्रेपेजोइडल मेथड। अब क्वेश्चन में लिखा है ट्रेपेजोइडल मेथड अपन को यूज़ करना है। तो ठीक है दोस्तों, ट्रेपेजोइडल मेथड के अकॉर्डिंग अगर अपन वॉल्यूम निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं वो आपको बताया था मैंने। h/2 a+a1 + an, मतलब फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 2 इंटू जो भी आपके रेस्ट एरिया बाकी हैं वो कौन कौन से हो गए, a1 के बाद a2 + a3 ऐसे करके प्लस an-1 तक। ठीक है, ऐसे जितने भी एरिया हैं आपके जाते जाएंगे। तो यहाँ पर आपका h तो क्या हो गया दोस्तों 100 मीटर है, h क्या हो गया 100 मीटर। इसके अलावा फर्स्ट एरिया और लास्ट एरिया आपको ये दे रखे हैं 20 + 80, बाकियों की तो जरूरत नहीं पड़ी, 3 होते तब जाकर या +2 इंटू कुछ करते, तो इट विल बी अराउंड 500 मीटर क्यूब। सो 500 मीटर क्यूब इसका आंसर आएगा 2.33 का, सॉरी इट विल बी अराउंड 5000। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसका आंसर तो 500 ही आएगा, 20 + 80 करके, ये एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया थोड़ा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर 500 मीटर क्यूब। एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया इसमें कि जब आप 100/2 इंटू 80 + 20 क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 150, सॉरी 50 × 100 5000। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। सो 5000 मीटर क्यूब एकदम सही है, ऑप्शन 500 नहीं आएगा, इट विल बी 5000। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ द एरिया शुड बी। मेजरमेंट में मैंने आपको एक्यूरेसी बताई थी, वो थी 0.01 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब 0.01 स्क्वायर मीटर में तो यहाँ कहीं दे नहीं रखा, 1 स्क्वायर मीटर दे रखा है, वो होता नहीं है। तो स्क्वायर मीटर को जब आप सेंटीमीटर में बदलोगे इट विल बी 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ध्यान देना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। देखना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे 10⁴ स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.01 इंटू आप 10⁴ कर दोगे इट विल बी 10 का स्क्वायर, इसका मतलब 100, तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। दोस्तों आपको थोड़ा सा लॉजिकली देखनी चाहिए कि 0.01 स्क्वायर मीटर था, तो ऐसा नहीं कि हो सकता है आप लिखो कि 1 स्क्वायर मीटर हो सकता है। 1 स्क्वायर मीटर की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है, तो 1 स्क्वायर मीटर तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है चीज़ें। बेटर है आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट करके जरूर देखें कि 0.01 स्क्वायर मीटर, उसको अगर अपन मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे देन इट विल बी 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का पर्पज क्या होता है दोस्तों, दैट इज टैक्सेशन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो बेसिकली वैल्यूएशन क्या होता है, ये वैल्यूएशन इज द आर्ट ऑफ असेसिंग द प्रेजेंट फेयर वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ मनी बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स एंड फैक्टर्स। द मेन पर्पज ऑफ वैल्यूएशन इज द फॉलोइंग: फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, द फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स फिक्सेशन, रेंट फिक्सेशन और मॉर्गेज वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज इंस्टॉल्ड इन द बिल्डिंग at a cost of ₹50,000. Calculate the annual sinking funds required to be deposited to accumulate the whole amount of 5% compound interest. Assume the life of the electric generator as 10 years. अपन को क्या कैलकुलेट करना है, अपन को कैलकुलेट करना है कि एनुअल सिंकिंग फंड अपन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ एनुअल सिंकिंग फंड का फॉर्मूला आप देख लो, बस सिंपल है, I/1 + i⁻n-1। इसमें आपका जो आई हो गया वो हो गया 0.05, क्योंकि ये आपको परसेंटेज दे रखा है। 0.05 डिवाइडेड बाय 1 + 0.05 की पावर 10-1, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 0.0795। ये हो गया आपका सिंकिंग फंड फैक्टर। ये क्या निकला आपका सिंकिंग फंड फैक्टर, जिसको आप SFF लिख सकते हो, मतलब सिंकिंग फंड फैक्टर। अब आपका ये पूछा एनुअल सिंकिंग फंड, तो एनुअल सिंकिंग फंड हो जाएगा अगर 0.079 आ गया इंटू 50,000, क्योंकि उसकी कॉस्ट क्या है बिल्डिंग की 50,000 है। ठीक है, तो एनुअल सिंकिंग फंड हो जाएगा 0.079 इंटू
50,000। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी 3975। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क इन क्यूबिक मीटर यूजिंग ट्रेपेजोइडल मेथड इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 3 सेक्शंस ऑफ एम्बैंकमेंट एट एन इंटरवल ऑफ 20 मीटर आर 40, 50 और 80 स्क्वायर मीटर। अभी अपन ने सेम क्वेश्चन ऐसे सोल्व किया था, पर जिसमें अपन को दो वो दे रखे थे। इट विल बी h/2 इंटू A1 आपका 40 प्लस 80 हो जाएगा, मतलब आपका फर्स्ट वाला और लास्ट वाला काउंट करोगे 40 प्लस 80 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 50। ठीक है, एच की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, एच की वैल्यू दे रखी है 20, ये रहा। यूजिंग द कैलकुलेट द वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन, हाँ 20 मीटर एरिया एट एन इंटरवल ऑफ 20 मीटर एरिया, तो 20/2 इंटू 40 प्लस 80 प्लस 2 इंटू 50। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इट विल बी 2200 मीटर क्यूब। यूनिट क्या होगी दोस्तों, अर्थवर्क की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। और ये क्वेश्चन SSG 2018 में पूछा गया था। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वायरी हो, कुछ भी तरीके का डाउट हो, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। आपके इंक्वायरी को या डाउट को हम जरूर से रिप्लाई करेंगे। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आप बिल्कुल भी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं और ये पता लग पा रहा है हमारे को, तो आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर करें। उसके अलावा अगर आपको इस पर की PDF चाहिए तो आप प्लीज़ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम में जा करके इसके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, हम आपको वीडियो इसकी PDF मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।